हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रिक्शन चैप्टर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी इशू रहते हैं कि सर यहाँ एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है तो किस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ये समझ में नहीं आता है। कब वो दोनों साथ साथ चलेंगे, कब वो अलग अलग चलेंगे, ये वाली सिचुएशन हमें समझ में नहीं आती है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जनरली ग्राउंड सरफेस स्मूथ दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन तो तब भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड सरफेस में फ्रिक्शन है और म्यू एस और म्यू के भी अलग अलग कर दिए तो क्या होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम पॉइंट, और मैंने वो एकदम एक्सट्रीम वाला केस लिया है जहां दोनों सरफेस में फ्रिक्शन है और दोनों में म्यू एस और म्यू के अलग अलग गिवन है। तो देखिए, इसके कुछ फिक्स्ड स्टेप होते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बस उसको बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में फॉलो करना है। सबसे पहली बात, जहां जहां आपको फ्रिक्शन गिवन है, सबसे पहले आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। ग्राउंड पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू एस इंटू एन होता है। तो ग्राउंड पर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, नॉर्मल रिएक्शन m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय ग्राउंड। ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा, म्यू के m1 प्लस m2 इंटू जी। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। दूसरा, फिर हम उस दोनों के बीच में फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे। एफ एस डैश मैक्सिमम, एफ एस डैश जहां पर मैंने लिख दिया तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एस डैश m2g, और वहां काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू के डैश m2g। आई होप कि इसमें आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पार्ट तो सिंपल है, ये तो न्यूटन्स लॉ में आपने एफबीडी बनाकर बहुत बार ऐसे लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह सॉल्व करना। अब यहां के बाद आपको नहीं पता कि ये फोर्स कितना लग रहा है। यू डोंट नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये सिस्टम चलेगा कब। जैसे ही आप लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे, लोअर ब्लॉक स्लाइड करने वाला होगा तो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन तुरंत एक्शन में आएगा। और पहले कौन सा फ्रिक्शन एक्शन में आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक हमारा ये फोर्स ग्राउंड वाले स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए तब तक सिस्टम में कोई हलचल नहीं होगी। सो नंबर 1 पॉइंट जो आपको चेक करना होगा, इसको मैं ए लिख देता हूं। If capital F is less than Fs maximum, less than or equal to by it is just about to move, तब तक दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन, इस ब्लॉक को मैं A मान लेता हूं, अपर ब्लॉक को B मान लेता हूं, तब तक एक्सलेशन ऑफ A इक्वल्स टू एक्सलेशन ऑफ B इक्वल्स टू 0। ये सबसे पहला पॉइंट है। जैसे आपने ब्लॉक पर फोर्स लगाया लोअर ब्लॉक पर, तो देख लीजिए वो फोर्स अगर ग्राउंड के स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से कम है या उसके बराबर तक है जस्ट, तो तब तक दोनों ब्लॉक अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। और जब इन ब्लॉक में कोई हलचल हुई ही नहीं तो क्या इन दोनों के बीच वाला फ्रिक्शन एक्टिव हो पाएगा? भाई उस फ्रिक्शन का काम क्या है? उस फ्रिक्शन का काम इनके मोशन को रोकना नहीं है। फ्रिक्शन ऑन एनी सरफेस स्टॉप्स रिलेटिव मोशन। वो कहेगा कि अगर ए नीचे से भागना चाह रहा है तो मैं एक्शन में आऊंगा, लेकिन ए को तो ग्राउंड ने भागने ही नहीं दिया, वो तो चल ही नहीं पा रहा है। तो तब तक उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा एफ ए बी, जिसको मैं एफ डैश लिख रहा हूं। वहां कोई सा भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा होगा, इनफैक्ट अभी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, लेकिन वैल्यू उसकी 0 होगी। अब आप ये कहो कि 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो वो एक्चुअली लग ही नहीं रहा है। तो जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड वाले स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा तो ब्लॉक का एक्सेशन 0, दोनों का 0, और ये जो दोनों के बीच में फ्रिक्शन है वो भी 0 होगा। राइट नाउ सेकंड पॉइंट, लेट्स से मैंने अपने फोर्स को बढ़ा दिया, इस ग्राउंड वाले फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया। कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। अब ये कंफर्म है कि भाई चलना शुरू कर देंगे, और अगर उन्होंने चलना शुरू कर दिया तो अब इसके बाद ये फिक्स पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है। सबसे पहले आप ये एज्यूम कर लेंगे, लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों एक साथ चल रहे हैं विदाउट स्लिपिंग।
विदाउट स्लिपिंग का मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। आप ये मान लेंगे बोथ आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन इवन दो इफ दे आर नॉट मूविंग, चाहे वो मूव कर भी ना रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप ये अज्यूम कर लेंगे क्योंकि आपने फोर्स तो बढ़ा दिया पर आपको पता नहीं कि ये फोर्स साथ साथ चलाएगा या अलग अलग चलाएगा। तो ऊपर वाला ब्लॉक था, इसके नीचे ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर आपने फोर्स लगाया F। अब इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक, क्योंकि ग्राउंड पर तो स्लिप करना शुरू कर दिया। एंड दे आर मूविंग लाइक अ सिंगल ब्लॉक, यहां वाला फ्रिक्शन इनको स्लिप नहीं करने दे रहा है, वो एकदम वेल्ड के जैसा काम कर रहा है, ग्लू है, चिपक गया है। तो दे आर मूविंग लाइक अ ब्लॉक ऑफ मास m1 प्लस m2। यहां ग्राउंड पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो जब भी लगता है पूरा लगता है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कैपिटल F माइनस म्यू के m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। बट रिमेंबर दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज लेट, ये तो अज्यूम किया है। अब ये चेक करना होगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं, ये साथ साथ चल रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इनमें से किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मैं दोनों का बना रहा हूं। ऊपर वाला ब्लॉक m2 था, नीचे वाला m1 था, तो वर्टिकल वाले फोर्स में नहीं लिखूंगा क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस वाले फोर्स केवल दिखाने जा रहा हूं मैं। m1 की अगर बात करें तो इस पर आगे फोर्स लगा F, ग्राउंड से लगा काइनेटिक फ्रिक्शन F के, और अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा। डायरेक्शन अगर आपको नहीं भी पता किधर होगा, आप किधर भी एज्यूम कर लो, उधर नहीं लग रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी। हालांकि यहां प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे ही ए ब्लॉक नीचे से भागने की कोशिश करेगा तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन कहेगा ठहरो, रुको, m2 को भी साथ लेके चलो। m2 पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, m2 अगर चल पा रहा है तो केवल किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। तो m2 पर फ्रिक्शन आगे लगेगा और m1 पर वो पीछे लगेगा, तो यहां होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और m2 के लिए वही स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब इनमें से किसी भी एक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिख दो। आप ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा इससे भी, वहां से इजी पड़ेगा। उस पर एक ही फोर्स है आगे, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, जिसकी वैल्यू होगी m2 इंटू ए की वैल्यू इधर से आप पुट कर दोगे, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो हमने किया सही या नहीं। अब अगले पॉइंट पर यह कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने किया वही आंसर है या कुछ और करना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको हम कहेंगे Fs रिक्वायर्ड। Fs रिक्वायर्ड का मतलब द रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन टू कीप देम मूविंग टुगेदर, दोनों को साथ साथ चलाने के लिए इतने फ्रिक्शन की जरूरत है। इफ Fs डैश, उसको Fs डैश बोला था भाई, तो Fs डैश लिख देता हूं मैं, दोनों के बीच वाले फ्रिक्शन को हमने डैश नाम दिया था, तो ये Fs डैश रिक्वायर्ड है। इनके बीच में F के Fs लिखे थे, और इनके ग्राउंड के और m1 के बीच में, और दोनों के बीच में Fs डैश और F के डैश लिखा था। तो वो जो हमने नोमेनक्लेचर किया प्लीज याद रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इफ Fs डैश रिक्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू Fs डैश मैक्सिमम, दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन आप पहले ही सॉल्व कर चुके थे, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये थी। दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम मान लीजिए लेट्स से 16 न्यूटन है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो 16 न्यूटन है, और हमें जो दोनों को साथ साथ चलाने के लिए चाहिए वो सपोज 12 न्यूटन है। तो जिस काम को करने के लिए 12 न्यूटन की जरूरत है और आपके पास 16 न्यूटन फोर्स है, तो वो काम आप कर देंगे। तो अगर ये कंडीशन है देन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी आर इक्वल। जो आपने अभी तक किया वो सारा काम सही था, यही आपका फाइनल आंसर है और यही आपके फ्रिक्शन की वैल्यू है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो इफ Fs डैश रिक्वायर्ड कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन Fs डैश, यहां डैश नहीं है, हाँ ये डैश है, Fs डैश मैक्सिमम, कि आपको साथ साथ चलाने के लिए जो फोर्स आपके पास मैक्सिमम अवेलेबल है वो 16 न्यूटन है, और जो चाहिए वो मान लीजिए 20 न्यूटन आ गया सॉल्व करके। तो दोनों को साथ चलाने के लिए आपको 16 न्यूटन मैक्सिमम अवेलेबल है, पर जरूरत है आपको 20 न्यूटन की। दैट मीन्स दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, नॉट मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन।
वो सेम एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहे हैं। तो अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहे हैं तो अब हर सरफेस पर स्लिपिंग हो रही है, तो हर सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक हमेशा मैक्सिमम ही लगेगा। तो अब क्या होगा, जो नीचे ब्लॉक रखा था M2, इस पर यहां भी काइनेटिक लग रहा होगा Fk, यहां भी काइनेटिक लगेगा Fk डैश, और इधर लगेगा F। ये M1 था भाई, M2 नहीं था, M2 इसके ऊपर वाला था, M2 पर यही काइनेटिक Fk डैश आगे लगेगा। अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। लोअर ब्लॉक को मैंने A माना था, तो एक्सेलरेशन ऑफ A विल बी कैपिटल F माइनस Fk डैश अपॉन M1। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन में सब गिवन होंगी, पुट करेंगे तो A1 की एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। जो अपर ब्लॉक है B, उसका एक्सेलरेशन होगा B Fk डैश अपॉन M2 एंड दैट विल बी म्यू के डैश M2G बाई M2। ये कैंसिल हो गया, तो B का एक्सेलरेशन आ गया म्यू के डैश इंटू G। नाउ इमेजिन कि अब आप इस फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इस नीचे वाले ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो क्या ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन में कोई चेंज आएगा? क्योंकि ये तो उस फोर्स पर डिपेंडेंट रहा ही नहीं अब। तो जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा तो जो अपर ब्लॉक है जिस पर आपने फोर्स नहीं लगाया, उसका एक्सेलरेशन अब चेंज होना बंद हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का आप ग्राफ बनाएं, एक्सेलरेशन और F का ग्राफ बनाएं, ऐसा भी हो सकता है कि ये फोर्स आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, तो फिर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ भी बन जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा और फिर इस फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू F0 पर जाकर एक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरे का बढ़ता रहेगा। किसका कांस्टेंट हो जाएगा? जिस पर हमने फोर्स नहीं लगाया, B का, और A का बढ़ता रहेगा। और A का एक्सेलरेशन अब ज्यादा होगा, B का कम होगा, तो कभी ना कभी B A के ऊपर से गिर भी जाएगा। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस फोर्स की किस वैल्यू तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। वो कैसे सॉल्व करेंगे? वो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। लेट्स से आपको ये सॉल्व करना है कि इस F की वो वैल्यू जब तक दोनों साथ साथ चलेंगे। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टिल दे मूव विद सेम एक्सेलरेशन और टिल देयर इज नो रिलेटिव मोशन। या आपसे ये पूछा जा सकता है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हेन रिलेटिव मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, व्हेन दे आर अबाउट टू स्लिप। तो एक तरफ से पूछा जाएगा तो मैक्सिमम होगा, दूसरी तरफ से पूछा जाएगा तो मिनिमम होगा। बात एक ही है, राइट? वो जब आपको सॉल्व करना होगा तो देखो, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक, और इन दोनों के बीच में भी रिलेटिव मोशन शुरू हुआ नहीं है, होने वाला है। तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक Fs डैश, ये भी Fs डैश। रिलेटिव मोशन शुरू होने वाला है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका होगा, वो अपनी पूरी ताकत लगा चुका होगा जितनी ताकत तक वो रोक सकता था। यही मेन पॉइंट है। और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, सो बोथ आर मूविंग लाइक अ सिंगल ब्लॉक। तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन हो तो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल फोर्स केवल दो बचे, तो इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा अभी तक सेम होगा और उसकी वैल्यू होगी कैपिटल F माइनस Fk बाई M1 प्लस M2। इस एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, लेकिन आपको तो कैपिटल F ही सॉल्व करना है। तो यही एक्सेलरेशन एक और तरीके से लिख सकते हो आप। अपर ब्लॉक पर अगर आप देखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन Fs डैश आगे लग रहा है, जिसकी वैल्यू है म्यू एस डैश इंटू M2G। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन B का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आया? म्यू एस डैश इंटू G। इसे M2 से डिवाइड कर दिया। अब B का एक्सेलरेशन हम दो तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, एक तो दोनों को कंबाइंड ब्लॉक मानकर, एक उसको अलग से। दोनों को इक्वेट कर दो, F माइनस Fk अपॉन M1 प्लस M2 इक्वस टू म्यू एच डैश इंटू G। तो इस F की वो वैल्यू होगी Fk प्लस म्यू एच डैश इंटू M1 प्लस M2G, और ये बन जाएगा F इज इक्वस टू म्यू के प्लस म्यू एच डैश इंटू M1 प्लस M2G। फोर्स की इस वैल्यू तक दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, इसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। यहां मैंने भाई Fk की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। अगर आप Fk की वैल्यू देखोगे तो Fk की वैल्यू आई थी म्यू के इंटू M1 प्लस M2G।
तो जब मैंने Fk की वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या हुआ, ये m1 प्लस m2g कॉमन आ गया एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टिल बोथ द ब्लॉक्स कीप्स ऑन मूविंग टुगेदर। अब स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड सरफेस में फ्रिक्शन ना हो। तो अगर ग्राउंड सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो जो नीचे Fs और Fk लिखे हैं उनको आप 0 पुट करते जाओ, वो केस अपने आप सॉल्व हो गया, राइट। तो इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे, इन 3 स्टेप को, सबसे पहला स्टेप हम ये चेक करेंगे कि दोनों सेम एक्शन से चल रहे हैं, उसे सॉल्व करेंगे। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सॉल्व करेंगे, दोनों के बीच में कितना चाहिए और कितना अवेलेबल है। जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल से कम है तो साथ साथ चलेंगे, अगर रिक्वायर्ड अवेलेबल से ज़्यादा है तो फिर आप काइनेटिक फ्रिक्शन मानकर ऐसे इस पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये एक्सेशन का ग्राफ होगा और ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब तक वो रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था पिछले वीडियो पे कि सर कुछ एग्जाम्पल दे देना हमें घर पे प्रैक्टिस के लिए। तो एक एग्जाम्पल ये आपके पास, आंसर नीचे लिखे हुए हैं। जो एक्सेलेरेशन A1 A2 है, 1 ऊपर वाले ब्लॉक के लिए और 2 नीचे वाले ब्लॉक के लिए। दिस इज फॉर ब्लॉक नंबर 1, दिस इज 2। तो A1 A2 अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। और फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, इसका भी आंसर गिवन है, राइट। वन मोर क्वेश्चन आई हैव ब्रिंग फॉर यू, दैट इज जिसमें नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है और फोर्स मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाया, इसके भी आंसर गिवन है। तो इन सब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये पूरा कंसेप्ट आपका ठीक से क्लियर हो जाए और ऐसे क्वेश्चन में आप फिर कहीं नहीं अटकें। अगर आपको और भी किसी टॉपिक में ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, यहाँ पर मुझे बात समझ में नहीं आती, क्या करें, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए and we will try to make a video on that so that your all the confusions are clear. Okay, thank you very much.